नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आप 100 से भी ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्री आईटी स्किल में। तो लास्ट टाइम हमने कुछ कमांड्स के बारे में बात करी थी, जैसे मैंने आपको बताया था RMDIR के बारे में बताया था, आपको MV कमांड के बारे में बताया था, टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया था। मैंने आपको कुछ फाइल्स कैसे आप फाइल बनाते हैं, कैट कमांड का कैसे यूज़ करते हैं, टच कमांड का कैसे यूज़ करते हैं, VI और विम का कैसे यूज़ करते हैं, नैनो एडिटर का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम दोबारा से कुछ और कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आइए, तो अभी हम सबसे पहले जो हमारे सामने जो कमांड्स आ रही हैं उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके तुरंत कॉन्सेप्ट समझने के तुरंत बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहली जो कमांड हमारे सामने जो दिखाई दे रही है वो है CP। तो सिंटेक्स क्या है, कमांड लगाने का क्या है, आपको CP लिखना है, मतलब कॉपी, फिर उसके बाद ऑप्शन, सोर्स फाइल नेम या डेस्टिनेशन फाइल नेम। जब हम कमांड करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी आपको समझना है कि आपने CP कमांड का यूज़ करके हम कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि फाइल 1 है, अगर इसके अंदर कोई कंटेंट है, फाइल 1 के अंदर कुछ लिखा है, आपको फाइल 2 में कॉपी करना है, तो वो फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, बाय CP करके। मतलब वो डुप्लीकेट बना देगा, जो फाइल 1 में लिखा है वो फाइल 2 में भी लिख देगा। लेकिन अगर फाइल 2 में ऑलरेडी कोई कंटेंट लिखा हुआ है तो वो उसको ओवरराइट भी कर देगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल केयरफुली होकर चलानी है कमांड। कैट कमांड से भी हम कॉपी कर सकते थे, मैंने आपको बताया था कि कैट कमांड का यूज़ करके भी हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम कैट कमांड का यूज़ नहीं करते क्योंकि हम CP कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं MV कमांड की। MV कमांड के यूज़ करके आप क्या करते हो, आप कट करते हो, मतलब किसी चीज़ को, अगर फाइल मतलब किसी जगह में कोई चीज़ लिखी हुई है, फाइल 1 के अंदर अगर कोई कंटेंट है तो उसको मैं उठा के किसी दूसरी जगह में रख सकता हूँ। The MV command is used to move a file or directory from one location to another location। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि MV कमांड से हम फाइल या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो उसकी कमांड क्या है, MV सोर्स और डेस्टिनेशन। जैसे कि MV फाइल 1 को हम डायरेक्टरी 1 में डाल रहे हैं, तो ये मूव क्या करवाएगी, फाइल 1 को डायरेक्टरी जो DR1 है उसके अंदर वो मूव करा देगी, ठीक है। इसके बाद आती है हेड कमांड। Head command is used to display the content of a file. It will display the first 10 line of a file। कहने का मतलब, अगर आपको किसी फाइल का 10 शुरुआती लाइन आपको देखनी है तो हेड कमांड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पहले की 10 लाइन्स को आप देख सकते हो। तो क्या कमांड हम कैसे रन कराएंगे, से हेड स्पेस फाइल नेम एंटर मारेंगे तो यह आपको क्या शो करेगा, पहली 10 लाइन फाइल की। उसके बाद आती है टेल कमांड। तो टेल कमांड और हेड कमांड में क्या फ़र्क है, टेल कमांड में क्या होता है कि ये लास्ट की 10 लाइन दिखाता है, हेड शुरुआत की 10 लाइन दिखाता है। इज यूजफुल फॉर रीडिंग द एरर मैसेज। इसका मतलब क्या है, ये मददगार होता है एरर मैसेज को पढ़ने में। तो आपने क्या करना है, टेल स्पेस फाइल नेम, मतलब आपका अगर बहुत बड़ा कंटेंट है, शुरू से लेकर नीचे तक कोई बड़ी फाइल है, तो अगर मान लो आपको क्या करना है, उसको नीचे से पढ़ना है तो आप टेल कमांड लगा सकते हो, अगर ऊपर से पढ़ना है तो हेड कमांड लगा सकते हो। और इवन आप ये मेंशन भी कर सकते हो, आपको कितनी 10 से आगे भी कितनी लाइन आप पढ़ना चाहते हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो टेल में आपने फाइल नेम लिखना है और ये आपको 10 लाइन्स आपको दिखा देगा। तो ये थी कुछ कमांड्स के कॉन्सेप्ट। चलिए अब इन सारी कमांड को हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन में। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने कैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करा था। अगर आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर कैसे हम लाइनेक्स या उबुंटू इंस्टॉल करते हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वक्त मैंने अपना ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमने खोला हुआ है। अगर आप चाहें तो आप VMware वर्कस्टेशन में भी लाइनेक्स इंस्टॉल करके भी आप लाइनेक्स या उबुंटू इंस्टॉल करके भी आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
तो अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं कमांड चलाने के लिए यहाँ पर टर्मिनल खोलूँगा। तो अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन टर्मिनल करता हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पर टर्मिनल खुल गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पर डॉलर का साइन आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे हैश के अंदर। तो sudo su का मतलब होता है सुपर यूजर डू और स्विच यूजर करेंगे। यहाँ पर ये आपका पासवर्ड मांगेगा, तो हम लिखेंगे 123@abc। तो जो भी आपने अंदर यहाँ पासवर्ड दिया है वो अपना पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था cp कमांड के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस वक्त ये डेस्कटॉप में मेरे क्या है। तो क्या कमांड लिखेंगे, ls करेंगे। ठीक है जी, ls में यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, ls से लिस्ट होता है, या आप dir भी लिख सकते हैं जो मैंने लास्ट आपको वीडियो में भी बताया था। या pwd में हम यहाँ क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं हम किस डायरेक्टरी में है। तो इस वक्त हम रूट होम और /राजेंद्र/डेस्कटॉप के अंदर है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम एक बार ls करते हैं। तो ls के अंदर अभी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, खाली पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो इससे मैं एक कदम पीछे जाता हूँ, यहाँ पर ls करता हूँ। देखिए मैं डेस्कटॉप से बाहर आ चुका हूँ। तो डेस्कटॉप से जैसे ही मैं बाहर आया तो यहाँ पर मेरे राजेंद्र जो कि मेरा यूज़र है उसके अंदर मुझे काफ़ी सारी यहाँ पर आपको फाइल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि फाइल 1 है, फाइल 2 है, फाइल 3 है, फाइल 4 है, फाइल 5 है। कैट स्पेस फाइल 2 करते हैं तो ये अभी ब्लैंक है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या करा, हमने क्या कैट फाइल 1 करा। तो कैट फाइल 1 के अंदर पहले से यहाँ पर कुछ कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, इस कंटेंट को मुझे कॉपी करना है फाइल 2 के अंदर। तो फाइल 2 के अंदर भी मैंने कैट कमांड चलाई थी, उसके अंदर उसने कुछ शो नहीं करा था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ मैंने रन करा था तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है। तो मान लो मुझे कॉपी करना है तो हम कमांड चलाएंगे cp स्पेस फाइल 1। ठीक है जी, ये आपका सोर्स है, मतलब इसका कंटेंट हम कॉपी करने वाले हैं फाइल 2 के अंदर। फाइल 2 एंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये ओवरराइट करने को कह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइल 2 के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर इसके अंदर कुछ भी अगर लिखा होगा तो ओवरराइट करने से ये उड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर y लिखेंगे, एंटर मारेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल 2 का कंटेंट पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे, कैट स्पेस फाइल 2 लिखेंगे। ठीक है जी, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, एंटर मारते हैं जी। तो यहाँ पर फाइल 1 के अंदर आप देख सकते हो हमने फाइल 1 के अंदर क्या लिखा था, दिस इज फाइल 1 लिखा था, जो कि अब cp होके कॉपी होके कहाँ आ गया, फाइल 2 के अंदर आ गया है। ठीक है जी, तो ये cp से आप क्या कर सकते हो, फाइल को कॉपी कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 इन सबको कॉपी करना है एक नए फोल्डर के अंदर। तो अभी हम एक काम करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने की क्या कमांड होती है, हाँ जी बताइए क्या कमांड होती है। वेरी गुड, mkdir, गुड। ठीक है, तो mkdir से अभी हम एक फोल्डर बना लेते हैं, mkdir फोल्डर 1 करते हैं और देखने की क्या कमांड होती है, हाँ जी ls, वेरी गुड, लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब आपके सामने हम यहाँ देख सकते हैं फोल्डर 1 हमारे यहाँ पर सामने दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया मुझे मल्टीपल फाइल कॉपी करनी है फोल्डर 1 के अंदर, तो हम लिखेंगे cp स्पेस फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, मतलब जितनी भी आपको फाइल कॉपी करनी है लीजिए, फाइल 4, और हमने क्या नाम दे दिया यहाँ स्पेसिफाई कर दिया हमने फोल्डर 1। एंटर मारते हैं। अब हम फोल्डर 1 के अंदर चेक करते हैं कि ये सारी फाइल उसमें कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। तो जाने के लिए फोल्डर में हम कौन सी कमांड लिखेंगे, cd, वेरी गुड, cd स्पेस फोल्डर 1 लिखेंगे और फोल्डर 1 के अंदर ls लिखेंगे। ये देखिए फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 इसके अंदर कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना कि हम कॉपी से cp कमांड के द्वारा, cp कमांड को यूज़ करके एक फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल के कंटेंट में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि जब भी हम फाइल कोई कॉपी कर रहे हैं, जैसे मान लो आपकी फाइल 1 और फाइल 2 के अंदर दोनों में ही कंटेंट लिखे हुए हैं, आपने फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में डाला तो वो ओवरराइट भी हो सकता है। तो ये दिमाग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको मल्टीपल फाइल एक फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी के अंदर डालना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, cp स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, जो भी मल्टीपल फाइल्स हैं वो आप लिख दीजिए और उसमें स्पेसिफाई अपनी डायरेक्टरी कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल को उस फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए ls हमने करा और ये आपके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा कैसे हमने मल्टीपल फाइल कॉपी करी। तो एक बार हम आगे और देखते हैं, ls हम करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे हमें यहाँ पर हमें फाइल और फोल्डर दिख रहे हैं। जो ब्लू कलर है वो सारे के सारे फोल्डर है और जो ब्लैक वन है वो सारी की सारी फाइल है।
उसको चेक करने के ls-l भी कर सकते हो, -l भी कर सकते हो। तो जहाँ पर आपको d लिखा हुआ नज़र आता है तो वो डायरेक्टरी, d स्टैंड फॉर डायरेक्टरी है, और जहाँ पर d नहीं है वो सारा फाइल है। आगे मैं ये भी समझाऊंगा ये क्या है, इनके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है यहाँ पर ये आ रही है। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ दोबारा से। मान लो मुझे फोल्डर 1 को कॉपी करना है इस म्यूज़िक के अंदर, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि म्यूज़िक के अंदर कुछ है कि नहीं है। तो म्यूज़िक में जाने के लिए आप क्या लिखोगे, CD स्पेस म्यूज़िक, फोल्डर के अंदर जाने के लिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस सेंस में है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। यहाँ अगर कैपिटल है तो ही आपको कैपिटल में ही देना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, म्यूज़िक हम लिखते हैं, अंदर जाते हैं, ls करते हैं। तो पहले से ही इसके अंदर एक फोल्डर 1 बना पड़ा है, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। rm-rf करते हैं और इसको रिमूव करना है हमें, फोल्डर 1 लिखते हैं और यहाँ पर ls करते हैं, तो फोल्डर 1 यहाँ से उड़ चुका है, ठीक है। ये सारी कमांड मैं बता चुका हूँ। अगर ये सारी कमांड आप भूल चुके हैं तो इससे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। CD डॉट करके हम वापस आते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, फोल्डर 1 को कॉपी करूँगा किसके अंदर, म्यूज़िक के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, CP स्पेस, यहाँ पर हमें ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, -R लिखेंगे। R से हम इस फोल्डर को कॉपी करेंगे, फोल्डर 1, और किस में डालना चाहते हैं हम, म्यूज़िक के अंदर। तो याद रखिए कैपिटल लेटर में है वो, M कैपिटल में है, ठीक है जी। तो म्यूज़िक के अंदर जाके हम देखते हैं कि ये कॉपी हुआ है फोल्डर 1 कि नहीं हुआ है। तो जाने के लिए क्या करेंगे, हम CD स्पेस म्यूज़िक करेंगे और ls करके हम देख लेते हैं। देखिए जी, फोल्डर 1 उसके अंदर कॉपी हो गया। तो हमने देखा CP से हम फाइल के कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं और फोल्डर और मल्टीपल फाइल्स को भी हम कॉपी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको किसी फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स भी रखी हैं, जैसे कि अभी मैंने कॉपी करी थी, कुछ एक फोल्डर कॉपी करा था। अगर हम ls करें यहाँ पर, तो हमने म्यूज़िक के अंदर फोल्डर 1 कॉपी करा था। अगर हम देखें यहाँ पर CD स्पेस फोल्डर 1 करें, ls करें, तो इसके अंदर a.txt, b.txt, ये 2 टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो ये मैंने क्या करा था, CP कमांड से मैंने इसको कॉपी करा था म्यूज़िक के अंदर। तो एक बार मैं देख लेता हूँ ये इस फोल्डर के अंदर जो फाइल है वो गई है कि नहीं। तो CD स्पेस म्यूज़िक कर लेते हैं, सॉरी इससे पहले हम बाहर आएंगे फोल्डर 1 से, यहाँ लिखते हैं CD स्पेस म्यूज़िक, एंटर मारते हैं, ls करते हैं। तो फोल्डर 1 यहाँ पर है, CD स्पेस फोल्डर 1, ls करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस फोल्डर के अंदर फाइल भी थी, तो ये पूरा फोल्डर यहाँ पर, उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो फाइल थी वो भी कॉपी होके म्यूज़िक जो भी फोल्डर है, म्यूज़िक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कॉपी हो गया। तो ये थी CP कमांड। अब हम आगे कमांड पे पहुँचते हैं जो कि है हमारी MV कमांड, MV, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था MV के बारे में। MV कमांड का यूज़ करके हम फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब पुराना नाम और नए नाम में हम डाल सकते हैं। आज हम देखेंगे कि MV कमांड से हम कैसे हम अपनी मल्टीपल फाइल्स को या फोल्डर को मूव करा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ls करें तो यहाँ पर हम देखें फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 है, फाइल 5 भी है। तो मान लो मुझे इसको मूव कराना है किसी भी एक फोल्डर में। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, सॉरी CD स्पेस फोल्डर, आप बिना किसी फोल्डर में घुसे भी आप देख सकते हो। तो क्या कमांड लिखेंगे, dir या ls लिखेंगे, फोल्डर 5 लिखते हैं, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ नहीं है। या आप ls करके भी बिना किसी फोल्डर में घुसे ये देख सकते हैं, ls स्पेस फोल्डर 5। तो यहाँ पर फोल्डर 5 में हमने देखा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मुझे मान लो इन सारी जो फाइल है इनको मूव कराना है, जैसे कि फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, इन सबको मुझे मूव कराना है किसके अंदर, फोल्डर 5 के अंदर। तो हम यहाँ लिख देंगे फोल्डर 5, एंटर मारते हैं। तो ls जब हम करेंगे तो फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 कोई भी हमको यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सब मूव हो चुकी है फोल्डर 5 के अंदर। तो अगर मुझे फोल्डर 5 के अंदर बिना घुसे अगर उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर क्या क्या है, तो मैं लिखूंगा ls स्पेस फोल्डर 5 लिखूंगा। तो यहाँ मुझे शो कर देगा कि फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 इसके अंदर आ चुके हैं। अगर मान लो मुझे फोल्डर 5 को मूव करना है, मतलब फोल्डर 5 जो आपका दिख रहा है, फोल्डर 5 जो आपको दिख रहा है, ये जो फोल्डर 5 आपका है, इसको मान लो मुझे किसी और फोल्डर के अंदर डालना है। मान लो मुझे इसको डेस्कटॉप के अंदर डालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, MV स्पेस फोल्डर 5 और यहाँ पर सॉरी फोल्डर 5 और डेस्कटॉप लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केस सेंसिटिव आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ कैपिटल में है और हम ls करते हैं तो फोल्डर 5 यहाँ से गायब हो चुका है, ये देखिए गायब हो गया है।
और मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाके देखना है तो मैंने क्या बताया था, बिना घुसे, मुझे किसी बिना घुसे फोल्डर के अंदर मुझे देखना है उसके अंदर क्या है, तो मैं लिखूंगा ls और डेस्कटॉप। देखिए फोल्डर 5 वहाँ पर मूव हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि फोल्डर 5 इसके अंदर मूव हो चुका है। तो ये था mv कमांड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कमांड के बारे में। अब हमारी जो अगली कमांड है वो है हेड कमांड। तो मान लेते हैं मैंने जैसे आपको बताया था कि हेड कमांड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल की 10 लाइन को हम, शुरुआत की 10 लाइन को हम देख सकते हैं। तो ls करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल बनी हुई है, स्टेट है, जिसके अंदर सारे स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो मैं इसके अंदर ज़रा देखता हूँ चला के कमांड। हेड हम लिखेंगे और state.txt। मान लो कि कोई बड़ी फाइल है, आपको उसके अंदर आपको शुरुआत के 10 लाइन पढ़नी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन को दिखाता है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, अगर मैंने जो कमांड चलाई है head space state.txt, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, शुरुआती 10 ये दिखा रहा है। ये देखिए शुरुआती 10 स्टेट मुझे दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको सीधा कैट करके देखूं तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे मेरे स्टेट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये देख रहे, ठीक है। तो शुरुआत में जब मैंने हेड और स्टेट लिखा तो उसने मुझे शुरुआती 10 लाइंस मुझे शो करी। और मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे 3 देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेड -n और यहाँ लिखता हूँ 3 और यहाँ लिखता हूँ स्टेट, जो भी मेरी फाइल है। तो यहाँ जैसे ही मैंने ये लिखा तो इसने मुझे शुरुआती 3 स्टेट यहाँ पर दिखा दिए। तो ये हेड कमांड होती है, ठीक है। आगे अगली जो कमांड है वो है टेल कमांड। हेड और टेल में मैंने आपको बताया था कि हेड शुरुआती दिखाता है और टेल नीचे के दिखाता है। तो अगर मान लो ls हम करते हैं तो यहाँ पर स्टेट है, जैसे अगर मैं कैट करके स्टेट खोलूँ txt, तो ये देखिए काफ़ी सारे आपके स्टेट दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो मान लो मुझे नीचे के 10 देखने हैं, नीचे के 10 स्टेट देखने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम टेल और state.txt, ठीक है। तो मुझे नीचे के 10 वो देखने हैं, तो मैं लिखूँगा टेल स्पेस state.txt लिखूँगा। तो ये मुझे क्या दिखाएगा, लास्ट के 10 स्टेट दिखाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए दिखा रहा है जी, ठीक है। अगर मान लो मुझे 4 देखने हैं तो मैं लिखूँगा टेल -n और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 5 ही मुझे देखने हैं, जैसे .txt करता हूँ तो ये मुझे 5 यहाँ पर दिखा देगा। चलिए फिर से हम कुछ कमांड्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके लेस कमांड है और मोर कमांड है। तो लेस कमांड के बारे में क्या कहा गया है, दैट कैन बी यूज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल 1 पेज। यहाँ पर 1 पेज 1 स्क्रीन एट ए टाइम पढ़ेगा। इट हैज़ फास्टर एक्सेस बिकॉज इफ फाइल इज लार्ज इट डज नॉट एक्सेस द कंप्लीट फाइल बट एक्सेसेस इट पेज बाय पेज। आपकी एक फाइल है जिसके बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं, तो लेस कमांड से पेज बाय पेज वो उसको खोलेगा। मतलब अगर उसके अंदर 100 पेज हैं तो पहले वो पहला पेज खोलेगा, जब वो पहला पेज खत्म होगा तो दूसरा पेज खोलेगा। तो लेस कमांड क्या कर देगा, लेस स्पेस फाइल नेम। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फिर आता है मोर। मोर इज अ कमांड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल 1 स्क्रीन एट अ टाइम। इन मोर कमांड द फॉलोइंग की आर यूज टू स्क्रॉल द पेज। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक ही बार में एक ही स्क्रीन में ये सारा लोड कर देगा, लेकिन आप इसके अंदर स्क्रॉल कर सकते हो। एंटर मारते मारते आपको पूरी फाइल आप पढ़ सकते हो। स्पेस बार से हम नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं, बी से प्रीवियस पेज में आ सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश जो आपकी की होती है उसको दबाएं तो हम उससे हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी लेस और मोर कमांड। तो चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं एक बार, ताकि ये और भी आपको क्लियर हो जाए। तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं लेस कमांड का। तो यहाँ पर हम पहले ls करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने पहले से एक फ़ाइल बना रखी है state.txt। तो इसको हम ज़रा देखते हैं, लेस state.txt करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने क्या करा, एक पेज यहाँ पर जितना इस एक पेज में आ सकता था उतना दिखाया इसने। फिर आपने एंटर मारा तो नीचे की ये दिखा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्यू दबाइए। ठीक है, और यही मैं अगर मोर करूँ, मोर state.txt करूँ, एंटर मारते हैं ज़रा देखते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या करा इसने, क्या करा, पूरा का पूरा लोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है कितना अभी ये परसेंटेज हुआ है, 77, 81, 84, 87, 92%, 96, और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये थी लेस और मोर कमांड। हिस्ट्री कमांड, बाय डिफॉल्ट द हिस्ट्री कमांड विल शो यू द लास्ट 500 कमांड्स यू हैव एंटर।
तो हिस्ट्री कमांड से आप जो भी कमांड आपने अभी तक टर्मिनल के अंदर टाइप करी है वो आपको दिखाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 500 कमांड जो भी आपने एंटर करी है, 500 लास्ट कमांड जो भी आपने डाली हैं वो आपको शो करेगा। तो कैसे आपने इसको रन करना है, बहुत ही आसान है। हिस्ट्री आप लिखिए और वो रन हो जाएंगी। टू शो द लिमिटेड नंबर ऑफ कमांड दैट एग्जीक्यूटेड प्रीवियसली एज फॉलोज। कहने का मतलब अगर आपको कम देखनी है, मतलब आपको चाहते हो कि 5 या 6 देखनी है, तो आप हिस्ट्री कमांड लिखिए और उसके बाद आप 5 लिख सकते हैं। तो ये थी हिस्ट्री कमांड जो कि बहुत ही आसान है। आगे हम बात करते हैं ग्रैप कमांड की। द ग्रैप स्टैंड फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। इट इज़ यूजफुल फॉर सर्चिंग द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल। मान लो आपकी कोई एक फाइल है और उसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स सर्च आउट करने हैं, तो आप लिख सकते हो ग्रैप करके, और जो भी वर्ड आपको सर्च करना है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यम कमांड की। तो यम का मतलब होता है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड is an open source command line as well as graphical based package management tool for RPM. RPM का मतलब होता है Red Hat Package Manager based Linux system. It allow user and system administrator to easily install, update, remove और search software packages on a system. कहने का मतलब यम का यूज करके आप जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग यम कमांड। बहुत ही ईजी है। कोई भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, तो आपने सिंपल सी कमांड लिखनी है यम। ठीक है, तो क्या है यम को, अगर आपने कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपने यम लिखिए, इंस्टॉल लिखिए और जो भी पैकेज का नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसी तरीके से आप ये पैकेज को अपडेट करना चाहते हो तो यम स्पेस अपडेट करके पैकेज का नाम लिख सकते हो। या कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया है और आप चाहते हो उसका अपडेट अवेलेबल है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखिए यम स्पेस चेक अपडेट। ठीक है, और उस पैकेज का नाम आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अगर आप पैकेज को रिमूव करना चाहते हो तो यम स्पेस रिमूव स्पेस पैकेज का नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको वो पैकेज उसको हटा देगा। और अगर आप देखना चाहते हो कौन कौन से पैकेज हैं, कौन कौन से लिस्ट है आपके पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, तो आप लिखिए यम स्पेस लिस्ट स्पेस इंस्टॉल्ड। चलिए अब हम प्रैक्टिकल में इसको एक बार करके देखते हैं यम। तो सबसे पहले हम कमांड रन करेंगे हिस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री जितनी भी आपने कमांड अभी तक रन कराई है उनको शो करता है, तो आप एंटर मारिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी हमने कमांड अभी तक रन कराई हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट 500 कमांड्स वो हमें शो कर सकता है। अगर आपको स्पेसिफिक देखना है कि भाई मुझे 5 ही कमांड देखनी है, तो आप हिस्ट्री लिख के 5 लिख सकते हैं, तो आपको 5 वो दिखा देगा। ठीक है, लास्ट जो कमांड होती है। तो ये थी हिस्ट्री कमांड, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली कमांड पे बढ़ते हैं। लेकिन अगली कमांड जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा क्या वर्जन यूज़ है। जैसे कि विंडोज़ में आप वर्जन चेक करने के लिए आप विनवर लिखते हो, लेकिन लाइनक्स के अंदर आपको अगर वर्जन चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं कैट, ठीक है, /etc/, यहाँ पर हम लिखेंगे OS हाइफन, आपको टैब दबा देंगे तो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो भी फाइल है वो उसको शो कर देगा। एंटर मारते हैं तो यहाँ पर आपने जैसी कैट करा तो कैट से हम क्या करते हैं, कैट से हम पढ़ सकते हैं उस फाइल का। तो OS रिलीज हमारी एक फाइल है जिसके अंदर इस वर्जन के बारे में लिखा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स सर्वर है हमारा, वर्जन हमारा 7.0 है, ID RHL है, ID लाइक फेडोरा है, वर्जन 7.0 है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है बाय यूजिंग दिस कमांड। अगर आपको फाइल खोलनी है etc/password, ठीक है जी, एंटर करिए तो यहाँ पर आप ये फाइल भी खोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर यूज़र रिलेटेड जो भी यूज़र्स हैं उनके हमारे पासवर्ड सेव होते हैं इसके अंदर, कैट etc पासवर्ड के अंदर PA, देखिए यहाँ पर दिख रहा है यूज़र, ठीक है, राजेंद्र दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेरा यूज़र दिख रहा है। ठीक है जी, तो आगे और भी मैं इसको क्लियर करूँगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने ग्रैप कमांड के। तो हम लिखते हैं ग्रैप लिखते हैं। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। तो यहाँ पर हमारी स्टेट है, तो एक बार हम स्टेट फाइल को खोल के देख लेते हैं। कैट state.txt हम करते हैं तो यहाँ पर आपका आ रहा है। तो इनमें से मान लो हमारे पास यहाँ पर बिहार, मुझे बिहार को सर्च आउट करना है, इसको क्लियर करता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ ग्रैप लिखता हूँ और यहाँ पर हम बिहार लिखते हैं और इसके अंदर state.txt करते हैं। तो आप देख सकते हो इसने क्या करा, उस फाइल के अंदर स्टेट के अंदर जहाँ पर भी बिहार लिखा हुआ था उसको वो ले आया। ठीक है जी, तो ये है ग्रैप कमांड का यूज़ होता है, जिससे मैंने आपको बताया कि किसी भी फाइल के अंदर आप सर्च आउट कर सकते हो उस जो भी आपने वर्ड जो भी आपने वहाँ पर लिखा है।
अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है यम। यम से हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने पैकेजेस रेड हैट लाइनक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यम कमांड चलाने से पहले अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका जो लाइनक्स सिस्टम है वो रजिस्टर होना चाहिए। उसकी कमांड क्या होती है, आपने लिखना है सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर लिखना है, और उसके बाद वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। बेसिकली ये एक डेवलपर प्रोग्राम होता है जो आप लाइनक्स पे जाके रेड हैट लाइनक्स की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके अंदर आपको हर प्रोडक्ट जो भी होता है वो 30 दिन के ट्रायल के लिए मिलता है आपको। तो यहाँ पर मैंने अपना आईडी डाल के उसके अंदर अपना पासवर्ड डाला है, तो उसके बाद मेरा सिस्टम यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। आप नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर मेरा एक ग्राफिक्स में भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मैनेजर चल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रेड हैट मेरा हो रखा है, वर्जन बता रहा है, और सब्सक्राइब कब से कब तक है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, आपको अपना जो लाइनक्स है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप इस पर कमांड चला सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब अपने कमांड के आगे। उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अपना कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैकेज डाल रहे हैं यम इंस्टॉल HTTPD। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं अपाचे सर्वर को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि हमारा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के अंदर बात करें, तो वहाँ पर इस सर्विस को हम IIS कहते हैं, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, मतलब हम वेब सर्वर की सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस HTTPD-y लगा दीजिए। मतलब y लगाने का मतलब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सब में यस यस लगा दीजिए। तो एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं पैकेज, और यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल होना चालू हो गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको यम को यूज़ करना है, पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड आपको चलानी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन मैनेजर के थ्रू आप अपने लाइनक्स, जो भी आप लाइनक्स का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं 7.0 या 8.0, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपने जैसी कमांड लिखी यम इंस्टॉल HTTPD-y लिखा, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड हो गया है। मतलब ये जो आपका जो है वेब सर्वर है, जिसे हम अपाचे भी कहते हैं, वो यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको जो भी अपने पैकेज डाला है उससे रिलेटेड अपडेट चेक करना है तो क्या कमांड है, यम स्पेस चेक -अपडेट स्पेस HTTPD। तो इसने यहाँ पर जो भी उसका जो भी रिलेटेड जो भी अगर अपडेट आया होगा उस पैकेज से रिलेटेड, तो वो उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। तो क्या कमांड है, यम स्पेस चेक -अपडेट HTTPD। और अगर मुझे यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर कौन से पैकेज इंस्टॉल हो रखे हैं, तो यम स्पेस लिस्ट इंस्टॉल्ड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने दिखा दिया है कौन कौन से पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं सर्विस कमांड के बारे में। दिस कमांड इज यूज टू स्टार्ट, स्टेटस, रीस्टार्ट एंड स्टॉप स्पेसिफाई सर्विस। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर बहुत सारी न्यूमरस सर्विसेज इसमें रन कर रही होती है। जैसे मान लो अभी मैंने HTTPD इंस्टॉल करा है, तो मुझे मान लो उसका स्टेटस चेक करना है कि भाई वो जो प्रोग्राम है उसकी सर्विस रन हो रही है कि नहीं हो रही बैकग्राउंड में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेटस डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कमांड होती है, सर्विस का नाम और स्टार्ट। आपको अगर सर्विस स्टार्ट करनी है तो ये आपको कमांड डालनी पड़ेगी। सर्विस नेम, ठीक है, सर्विस आपको ऐड करके रखना है और आगे सर्विस नेम आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप सर्विस नेम को आप स्टार्ट या स्टॉप या रीस्टार्ट या उसका स्टेटस देखना चाहते हो। तो सर्विस कमांड बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इससे आप जो भी सर्विसेज आपकी जो रन हो रही है उसको आप स्टार्ट, उसका स्टेटस या उसका रीस्टार्ट या स्टॉप करा सकते हो। सिमिलरली उसी की एक और कमांड है सिस्टम CTL, इज बेसिकली अ मोर पावरफुल वर्जन ऑफ सर्विस। तो सर्विस की जो एडवांस वर्जन है वो होता है सिस्टम CTL। अगर आप जब भी सर्विस कमांड रन करते हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पर वो सिस्टम CTL को ही कॉल करता है। ठीक है जी, तो सिस्टम CTL भी एक तरीके से जैसे सर्विस काम करती है वैसे ही सिस्टम CTL भी काम करता है। अगर आपको रन करानी है तो क्या कमांड है, सिस्टम CTL लिखिए, सर्विस का नाम लिखिए, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रीस्टार्ट करना है। तो सिमिलरली सर्विस कमांड की तरह ही है। फिर आती है CHK config। CHK config क्या है, एक कमांड लाइन टूल है दैट अलाउ यू टू स्पेसिफाई इन विच रन लेवल टू स्टार्ट अ सिलेक्टेड सर्विस एज वेल एज टू लिस्ट ऑल अवेलेबल सर्विस अलॉन्ग विद देयर करंट सेटिंग। चेक कॉन्फ़िग को आप ये समझ सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, कौन कौन सी सर्विसेज उसमें स्टार्टअप कराना चाहते हो, आप कौन कौन सी सर्विसेज को बंद करना चाहते हो। ठीक है, तो चेक कॉन्फ़िग के थ्रू आप उन चीज़ों को आप रन करा सकते हो। जैसे हमारे MS विंडोज़ के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के अंदर हम स्टार्टअप सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही हमारा CHK कॉन्फ़िग है।
रन लेवल क्या होता है? रन लेवल एक ऑपरेटिंग स्टेट होता है यूनिक्स और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि प्रीसेट पहले से है, लाइनक्स बेस्ड सिस्टम है। कौन कौन से होते हैं रन लेवल? आपके 0 से 6 होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा 0 to 6 कौन कौन से लेवल होते हैं। तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लो आपको कोई भी सर्विस को आप चाहते हो कि जब भी आप सिस्टम रीस्टार्ट करो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आप CH कॉन्फ़िग लिखिए और उसका सर्विस नेम लिख के उसको ऑन कर सकते हो। आप अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हो तो CH कॉन्फ़िग लिख के सर्विस नेम और उसको ऑफ कर दो। आगे हम बात करते हैं लेवल की, जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रन लेवल होते हैं। 0 आप लिखोगे तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। जैसे आप लिखते हो init 0, तो आपका क्या कर रहे हो, आप रन लेवल 0 को कॉल कर रहे हो, जिससे आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। 1 लिखते हो तो सिंगल यूज़र मोड चलेगा। 2 करते हो तो मल्टी यूज़र मोड बिना नेटवर्किंग के चलेगा। 3 करते हो तो मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग चलेगा। अगर आप 4 करते हो तो आप यूज़र डिफाइंड लेवल को रन करा सकते हो। 5 करोगे तो मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग से स्टार्ट होगा। फिर 6 करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप सिस्टम को रीस्टार्ट करा सकते हो, मतलब सिस्टम से रीबूट हो जाएगा। तो ये थे हमारे रन लेवल। चलिए अब प्रैक्टिकली में इसको कमांड्स को रन कराते हैं। तो सबसे पहले हमारी कमांड थी सर्विस। तो आपको याद होगा कि पैकेज डाला था जिसका नाम था HTTPD, मतलब आपका अपाचे, हमने अपाचे मतलब वेब सर्वर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा था। तो मुझे देखना है उसका इस वक्त क्या स्टेटस है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिखेंगे सर्विस, और सर्विस के बाद आपने कौन सा देखनी, किस चीज़ की सर्विस देखनी है, आपने अपाचे की सर्विस देखनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसका स्टेटस डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस वक्त क्या है कि वो जो सर्विस है वो इनएक्टिव है, कि कहने का मतलब अभी वो सर्विस हमारी डेड पड़ी हुई है, वो इस वक्त चल नहीं रही है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विस HTTPD और यहाँ पर उसको हम लिख देंगे स्टार्ट। तो ये इनएक्टिव से एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जब भी मैं कमांड लिख रहा हूँ तो कमांड करने के बाद वो कहाँ पर जा रहा है, root_bin/systemctl के पास ही जा रहा है। ठीक है जी, अगर आप systemctl लिखते तो डायरेक्टली उसको रन कर देता। वहाँ क्या होता है, सर्विस कमांड जब भी आप रन करते हो वो systemctl को कॉल करता है, लेकिन अगर आप systemctl कमांड से रन करेंगे तो वो भी सीधा चालू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विस HTTP हमने स्टार्ट कर दी है, सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मुझे इसको देखना है इसका क्या स्टेटस है अभी, सर्विस HTTPD, और हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस, हम इसका देखना चाहते हैं। तो देखिए स्टेटस अब आपका ग्रीन हो गया। पहले क्या था, वो इनएक्टिव था, और जब मैंने इसको स्टार्ट करा तो वो एक्टिव होके रन करने लग गया है। ठीक है जी, तो ये सर्विस कमांड थी। तो हमारी जो अगली कमांड है वो है systemctl। systemctl कमांड से स्टेटस जानना है। स्टेटस लिखेंगे HTTPD हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका स्टेटस हमने देख लिया। मुझे उसको अगर स्टॉप कराना है तो दोबारा लिख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टॉप, और यहाँ लिख दिए HTTPD, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको उसको स्टार्ट करना है दोबारा से तो यहाँ पर आप उसको रीस्टार्ट करके देखते हैं, रीस्टार्ट और HTTPD करते हैं। तो एक बार दोबारा से उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उसको स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर वो एक्टिव हो चुका है। systemctl भी एक तरीके से सर्विस कमांड की तरह यहाँ पर रन कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट मैंने आपको यम के बारे में बताया। अगर मुझे ये पैकेज रिमूव करना है तो हम यम रिमूव करके भी यम और रिमूव लिख के उस पैकेज को हटा सकते हैं। तो HTTPD करते हैं, यम रिमूव HTTPD-y करते हैं, मतलब जहाँ पर भी पूछे तो उसको, जहाँ भी अगर वो येस के लिए बोले, येस या नो के लिए पूछे तो वहाँ पर येस कर दें। तो उसको हम हटा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये मेरे पैकेज को यहाँ पर हटा रहा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम सर्विस कमांड से कोई भी सर्विसेज को स्टार्ट, कोई भी पैकेज की सर्विसेज को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसको स्टॉप कर सकते हैं और उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं। और मैंने यम रिमूव से क्या करा, अभी अपना पैकेज यहाँ पर हटा दिया है। ये देखिए, तो अब हमारे सामने क्या है कि वो यहाँ पर हट चुका है। अगर हम उसको एक बार चेक करते हैं, पर हम स्टेटस लिखते हैं, स्टेटस और HTTPD लिखते हैं, तो इस वक्त क्या है, वो नहीं मिली उसको और वो इनएक्टिव है। तो आगे हमारी जो अगली कमांड है वो है CH कॉन्फ़िग करते हैं। CH कॉन्फ़िग करके मान लो कि मुझे जो HTTPD मेरी जो सर्विस है, मैं चाहता हूँ कि अगर हम ये सर्वर, वैसे हम कभी रीस्टार्ट नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मान लो कि कभी हम रीस्टार्ट हुआ तो हम चाहते हैं कि कुछ सर्विस अब रीस्टार्ट होने के बाद भी वो ऑटोमेटिकली अपने आप से रन कर जाए। तो CH कॉन्फ़िग से हम क्या कर सकते हैं, उन सर्विसेज को हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर सकते हैं जब भी सिस्टम रीस्टार्ट हो। तो हम लिखते हैं HTTPD और वहाँ पर लिख के ऑन लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये इसने क्या करा, फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू systemctl इनेबल HTTP.service, ये ऑन हो गया।
अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगली बार से ये ऑफ हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये था chk config कमांड, जिससे आपने क्या करा, किसी भी सर्विसेज को आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो इनेबल हो जाए एट द टाइम ऑफ रीस्टार्ट, तो यहाँ पर हम chk config लिख के उस सर्विस का नाम लिखेंगे और उसको ऑन कर देंगे। अब अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ हम कर देंगे। तो ये थी कुछ कमांड है। आगे भी कुछ और भी कमांड है, जैसे कि हमारी विच कमांड है। तो मैं विच कमांड से एक बार देखता हूँ कि हमारा httpd, ठीक है, तो ये बता रहा है कि httpd यहाँ इंस्टॉल्ड है। तो इससे हम देख सकते हैं कौन सा पैकेज इंस्टॉल्ड है, कौन सा पैकेज नहीं है। एक बार हम देखते हैं विच करके, और भी पैकेज देख लेते हैं, गिट देखते हैं, तो गिट भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, तो विच कमांड से आप देख सकते हो। एक बार हम ट्री देखते हैं, विच ट्री, तो ये नो ट्री। तो आप देख सकते हो कि विच कमांड के थ्रू से मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर हैं कि नहीं है वो पैकेज। ठीक है जी, और वो किस, आप ये दिखा सकते हो, रूट एसबिन के अंदर httpd है और रूट बिन के अंदर /git है, लेकिन ट्री इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो ये विच कमांड होती है। और कमांड होती है जैसे हु एम आई, मुझे देखना है कि मैं कौन सा यूज़र हूँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये बता रहा है कि मैं रूट यूज़र हूँ, तो क्या कमांड होगी उसकी, हु एम आई। और भी कमांड्स हैं बेसिकली, जैसे कि अगर मान लो आपको आईपी चेक करना है तो आप लिखेंगे इफ कॉन्फिग। ठीक है, इफ कॉन्फिग से बता देगा कि भाई आपका क्या आईपी है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ में आप क्या लिखते हो, ipconfig/all करते हो, यहाँ लिखते हैं आप इफ कॉन्फिग। ठीक है जी, इसको जरा क्लियर करते हैं हम। अच्छा, एक और कमांड है, मेरे को याद आ गई, इसे कहते हैं हम इको कमांड। ठीक है, इको कमांड से बेसिकली क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग अगर करी होगी तो आपको इको कमांड के बारे में पता होगा। अगर आप इको लिखें और यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, जैसे हम लिखते हैं टेस्ट लिखते हैं, इसको हम इको कराते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको शो कर देगा। इको का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ बोल रहे हो तो उसको क्या होता है, उसको आवाज़ गूंजती है, गूंजना। ठीक है, तो जो भी मैं इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा वो उसको शो करता है। मैं इसको फाइल में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ एक जैसे इको, और यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो, और इसको हम एक फ़ाइल में डालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको हम रख देते हैं टेस्टिंग, हम इसको रख देते हैं, रुकिए, हम रख देते हैं फाइल 10 कर देते हैं, फाइल 10 कर देते हैं। ठीक है, ls करते हैं तो देखते हैं फाइल 10 बन गई है। देखिए फाइल 10 वहाँ बन चुकी है। और अगर मैं इसको शो करूँ, अगर हम देखें कैट फाइल 10 करें तो उसके अंदर हेलो आ चुका है। तो एको कमांड से भी क्या होता है, वो बेसिकली एक तरह से कैट की तरह कमांड कर रही है। ठीक है, कैट कमांड जैसे मतलब हम कैट से हम जैसे फाइल बनाते हैं उस तरीके से हम उसके अंदर ऐड करा सकते हैं चीज़ों को। अगर मान लो कि मैं इसके अंदर इसको खाली करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसको लिखिए फाइल 10 करिए, तो जैसे आप लिखोगे वो फाइल खाली हो जाएगी। ये देखिए कैट हम करेंगे, फाइल 10 करा तो ये खाली होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए कहने का मतलब क्या है, उसके आगे हमने जब कुछ लिखा ही नहीं है तो एक तरह से उसने को लगा कि कुछ है ही नहीं, ब्लैंक स्पेस है, तो उसका मतलब खाली कर दिया। ठीक है, तो ये थे कुछ कमांड्स जो कि मैंने आज आपको बताई। आई होप आपको ये चीज़ें सारी कमांड समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इन सारी कमांड्स का एक बार प्रैक्टिस करिए, इन्हें दोबारा समझिए। अगर एक बार नहीं आता तो आप दूसरी बार या तीसरी बार इसको देखिए। और हाँ, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस आपके सामने आने वाली है, नए नए कोर्सेज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। ठीक है, तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरी जगह से आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस चैनल फ्री IT स्किल्स को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों को भी बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, रिलेटिव को बताओ कि भाई ये चैनल है जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे IT कोर्सेज फ्री में सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो बस अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।